गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने पिछली बार ये सुना कि मिर्जा राजे जयसिंह को ऐसे लग रहा था कि शिवाजी महाराज को आगरा जाना चाहिए। उनकी मन की इच्छा तो अलग थी। उन्हें लगता था कि शिवाजी महाराज वहां जाएंगे तो वह देखेंगे कि औरंगजेब कितना सामर्थ्यशाली है, तो वो बहुत ईमानदारी से उसकी सेवा करेंगे। शिवाजी महाराज के मन में अलग था। वो सोच रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे दक्खन की सूबेदारी मिल जाएगी, फिर मैं दक्खन में अपना साम्राज्य फैलाऊंगा और वह हिंदू साम्राज्य होगा। मुगलों की सेवा तो नाम मात्र होगी, लेकिन वह अपना साम्राज्य होगा। जो भी कुतुब शाह, आदिल शाह यहाँ राज कर रहे हैं, उन सबको मैं उस सूबेदारी के सामर्थ्य से परास्त कर सकता हूँ। यह सोचकर शिवाजी राजे अब आगरा की तरफ निकले। हमें ऐसे लगता है कि शिवाजी महाराज कैसे गए होंगे, 20-25 लोगों को लेकर गए होंगे, घोड़ों पे गए होंगे, लेकिन नहीं। अब शिवाजी राजे को अपने वैभव का, अपने सामर्थ्य का भी प्रदर्शन करना था। इसलिए वो पालकियां लेकर, घोड़े लेकर और सबसे महत्वपूर्ण एक निशान का हाथी लेकर गए। निशान का हाथी था और उसके ऊपर निशान लगा था। कौन सा निशान था? जो हमारा गुरु भगवा ध्वज, यही निशान उस हाथी पर था। उसका बहुत ही रोमांचक वर्णन है, हमें इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है। ऐसा यह निशान का भगवा ध्वज लेकर वह औरंगजेब के दरबार में चले। उनको इस यात्रा के लिए औरंगजेब ने 1,00,000 रुपए मंजूर किए थे, क्योंकि वह तो अब उनके सरदार है, ऐसे वह सोच रहा था। उनके पास ऐसे कागज थे, आदेश थे कि जिससे उनका राजगढ़ से लेकर आगरा तक का सफर अधिकृत कागजों पे चल रहा था। जगह जगह पर जो भी मुगल थानेदार थे वह उनका स्वागत कर रहे थे। उनके आगे के लिए जो भी बंदोबस्त चाहिए वो दे रहे थे, और उनके जान की जिम्मेदारी किसने ली थी? वो ली थी मिर्जा राजे जयसिंह और उनके बेटे राम सिंह ने। उनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे करते अपने हाथी, घोड़े, मावड़े सबको लेकर शिवाजी राजे आगरा पहुंचे। दरबार कल था, आज शिवाजी महाराज वहां पहुंच गए। लेकिन जिस राम सिंह के ऊपर उनके स्वागत की जिम्मेदारी थी, औरंगजेब ने जानबूझकर उन्हें अलग सी जिम्मेदारियां लेकर उनमें उलझा दिया था। इसलिए एक मुंशी, मतलब कारकुन, क्लर्क, एक क्लर्क ही शिवाजी राजे के स्वागत के लिए पहुंचा। शिवाजी महाराज को मन में ये ठीक नहीं लगा कि जिस तरीके से मैं आया हूं महाराष्ट्र से, जो मेरा हुद्दा है, जो मेरा सम्मान है, उसके मुताबिक यह स्वागत नहीं है। फिर भी वो चुप बैठे। दूसरे दिन जब दरबार जाना था, तब भी राम सिंह को उनके पास आना था और हवेली से लेकर दरबार तक उन्हें लेकर जाना था, सम्मान के साथ लेकर जाना था। फिर भी राम सिंह नहीं आ पाया, क्योंकि उसे और किसी जिम्मेदारी में फंसाया गया था। औरंगजेब का खुद का जो निवास था, उसके संरक्षण में उसे फंसाया गया था, तो वो तब भी न आ पाया। तो रास्ते में बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भी उन्हें बहुत तकलीफ हो गई। मुंशी ही उनको रास्ता दिखा रहा था। ऐसे करते 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 पहला दरबार पूरा हो गया, दूसरा दरबार पूरा हो गया और तीसरे दरबार में शिवाजी राजे पहुंच गए। उन्हें ऐसे लगता था
कि औरंगजेब से कुछ बात होगी, अपना कुछ सम्मान होगा। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ सम्मान नहीं है, अपमान ही है। क्योंकि जब वह औरंगजेब से मिलने आगे गए तो औरंगजेब ने उनसे कुछ भी बात नहीं की। शिवाजी राजे को पीछे की पंक्ति में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। उनके आगे कौन था? जसवंत सिंह, जो उनके सामने हार कर भाग गया था। ऐसा जसवंत अगली पंक्ति में था और शिवाजी राजे उसके पीछे की पंक्ति में थे। यह सब देखकर यह अपमान वो सह नहीं सकती। मुगल दरबार में अपमान ही अपमान था, सबका ही अपमान था। औरंगजेब ऐसे नहीं था कि वो सिर्फ शिवाजी महाराज का ही अपमान कर रहा था, वो हरेक का अपमान करता था। लेकिन वहां के सभी लोगों को यह आदत हो गई थी। कोई भी आंख उठाकर औरंगजेब की तरफ नहीं देखता था, आके झुकाकर बात करता था। शिवाजी महाराज ही एक ऐसे थे कि जो आंखें उठाकर उसकी तरफ देख रहे थे। इसलिए यह अपमान जो कि बाकी सब लोगों के लिए सहज हो गया था, वह अपमान शिवाजी राजे को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राम सिंह से कहा और वो पीछे आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में उनमें कुछ बात चली, फिर वो उस दरबार से ही बाहर निकल गए। औरंगजेब ने राम सिंह को दोबारा भेजा कि क्या है, शिवाजी को समझाओ और वापस लेके आओ, हम उसे खिलत देना चाहते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज ने नहीं माना। जहां अपमान होता है वहां मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। सिर्फ इसी एक बार शिवाजी महाराज और औरंगजेब आमने सामने आए। इसके बाद दोबारा शिवाजी महाराज अपना अपमान सहन करने के लिए औरंगजेब के सामने नहीं गए। वो वहां से अपनी निवास स्थान पर हवेली पे वह निकल गए। अब दोबारा दरबार में तो जाना था, राम सिंह उनके पीछे पड़ा था, लेकिन खुद वो गए नहीं। उन्होंने संभाजी राजे को उनके साथ भेजा। जो भी खिलत औरंगजेब से लेनी थी वो संभाजी राजे ने स्वीकार की। अब सभी दरबारी औरंगजेब के पीछे लग गए कि आपका इतना अपमान हुआ, आपके दरबार में पहली बार किसी ने स्वाभिमान दिखाया है। अगर आप इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे तो सभी लोग इससे सीख लेंगे। उनको यह ध्यान में आ जाएगा कि बादशाह का अपमान करने वाला भी जिंदा रहता है, तो सब लोग बगावत पे उतर आएंगे। उनके मन में आपका जो डर है वो निकल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको शिवा को खत्म करना चाहिए। यह बात सुनते ही औरंगजेब के तो मन में यह पहले से ही था, लेकिन यह बात सुनकर औरंगजेब ने निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि अब शिवा को खत्म करना है। वो सीधे सीधे खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए पहले तो उसने शिवाजी राजे के निवास स्थान पर पहरे लगा लिए। शिवाजी राजे के पास कितने लोग थे? 350। और उनपे पहरा कितना लगा? 5000। 5000 सैनिकों ने उनके निवास को घेर लिया। अब राम सिंह तो चिंता में पड़ गया। उसने अपने भी कुछ सैनिक उस हवेली के पास रख दिए। तो अंदर शिवाजी राजे और उनके लोग, उसके बाहर राम सिंह के लोग और उसके बाहर मुगल सैनिक। ऐसी स्थिति आ गई। शिवाजी राजा के ध्यान में आ गया कि हमने जो भी तय किया था, जो भी विचार किया था, वह सब मामला फंस गया है। वह अब होने वाला नहीं है। अब हम इनके कैदी बन गए हैं, प्रिजनर बन गए हैं। तो अब यहां से निकलना मुश्किल है। हमें यह सुनकर डर लगता है। हमारे शिवाजी महाराज औरंगजेब की आगरा में, जब उनके पास सिर्फ 350 मावड़े हैं और बाहर 5000 मुगल सैनिक है, हमें डर लगता है यह सुनकर। लेकिन शिवाजी महाराज डरे नहीं। उनका जो ब्रेन है, उनका मस्तिष्क है, वह उसने काम करना बंद नहीं किया। वो चिंता में तो पड़ गए,
लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने विचार करना शुरू किया। वह आगरा में जितने भी लोग थे, जितने भी मुगल सरदार थे, अधिकारी थे, उनको संदेशे भेजना शुरू किया, सबसे बातचीत शुरू की और धीरे धीरे वहां के सभी लोगों को अपने अनुकूल बनाना प्रारंभ किया। वह कैसे किया, इतिहास को सभी बातें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने यह किया। जो लोग उनके दुश्मन थे, उन्हें भी लगने लगा यह शिवाजी कोई अलग है, यह भरोसेमंद आदमी है, ये सबको लगने लगा। जो उन्हें मार देना चाहिए ऐसा सोचते थे, वो भी उनके सहकार्य के लिए तैयार हो गए। शिवाजी राजे ने औरंगजेब के पास बहुत अर्जियां भेजी कि मेरे ये जो सब लोग हैं, उनको मैं सब मेरे राज्य में वापस भेज देता हूँ। मैं अब संन्यास लेता हूँ और काशी में जाकर रहता हूँ। ऐसी बहुत सारी अर्जियां राजे भेज रहे थे। उनमें से कुछ अर्जियां मंजूर होती थी, कुछ नहीं होती थी। जब उन्होंने कहा कि मैं काशी में जाके रहूंगा, तब औरंगजेब ने कहा कि आप इलाहाबाद जाकर रहिए, वहां हमारा किला है, वहां आप महफूज रह सकते हैं। जब लोगों को महाराष्ट्र भेज देने की बात निकली, तो औरंगजेब ने उन्हें अनुमति दे दी, सभी लोगों को भेज दिया। कुछ गिने चुने लोग उनके पास रह गए। उनके पास जो जवाहर थे, घोड़े थे, वो भेजने के लिए भी अनुमति मिल गई, क्योंकि जितने कम लोग रहेंगे उतना अच्छा ही रहेगा। और अब जब एक नया वाड़ा बन रहा था फुलाद खान का, वहां उन्हें लेकर जाने का बंदोबस्त हो रहा था। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे तो चिंतित थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे लोगों को मिठाइयां भेजनी शुरू की। जो भी आगरा में संत थे, फकीर थे, उन्हें मिठाइयां जाने लगी। उसके बड़े बड़े बक्से होते थे, उस बक्सों की तलाश होती थी, उसमें क्या है वह पहरेदार देखते थे। लेकिन धीरे धीरे सबके समझ में आया कि इनमें मिठाई ही रहती है, तो वह तलाशी बंद हो गई। और एक दिन पहरेदारों के समझ में आया, यह शाम का समय था, तब समझ में आया कि अंदर कोई नहीं है। कब निकले, कहाँ गए, किसी को पता नहीं है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। पहरेदार बदलने थे, नए पहरेदार आ गए, तो दिन के पहरेदारों ने उनको कुछ भी नहीं बताया। पहरेदारी बदल गई और वो निकल गए। तो दूसरे दिन सुबह सबको पता चला कि अंदर कोई भी नहीं है। सब भाग गए हैं, कैसे भाग गए किसी को पता नहीं था। शिवाजी महाराज कहीं कहाँ गए थे? वो क्या दक्षिण की तरफ बढ़ गए थे? नहीं, वो तो मथुरा की तरफ बढ़ गए। आगरा से लेकर राजगढ़ तक राजे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए किसी को पता नहीं है, इतिहास को यह बात अज्ञात है। सिर्फ दो ही बातें पता है कि वे मथुरा में गए थे, वहां संभाजी राजे को उन्होंने गुप्त रूप से रखा था। वे नरवर का जो घाट है, उस घाट से गए थे, इतना पता है। लेकिन बाकी वो कैसे गए, किसने उन्हें मदद की, कौन सा रास्ता था, किसी को भी पता नहीं है। लेकिन सुरक्षित रूप से वह राजगढ़ पहुंच गए। वो माता से मिले और उन्होंने बहुत दुख से कहा कि आपका पोता भगवान को प्यारा हो गया है। क्या वो प्यारा हो गया था? वो तो नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका पोता भगवान को प्यारा हो गया है। यह बात औरंगजेब तक पहुंच गई। इसलिए संभाजी राजे, जो कि अभी मथुरा में रह रहे थे, एक ब्राह्मण बटू के रूप में रह रहे थे, मोरोपंत पिंगले जी के रिश्तेदारों के घर में रह रहे थे, वो अब वहां से निकले। और जबकि उनके मृत्यु की खबर सब जगह पे फैल गई थी, इसलिए वे भी महाराष्ट्र पहुंच गए। अब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को एक खत लिखा कि
मैं आपकी अनुमति लिए बिना महाराष्ट्र वापस आ गया। इसके लिए मुझे क्षमा करिए, लेकिन आपकी सेवा मैं हमेशा करता रहूंगा। देखिए शिवाजी महाराज कितने चतुर थे। उन्हें मालूम था कि अब तो औरंगजेब बहुत क्रुद्ध हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे खत लिखा। और इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है, इस खत को औरंगजेब ने भी मान लिया। ये है पॉलिटिक्स। राजे ने भी ऐसे खत उसे मान लिया और अब दोनों में थोड़ी शांतता हो गई। बिरजा राजे जय सिंह पे तो वो बहुत खपा हो गया, लेकिन अब मुगलों के और शिवाजी राजे के युद्ध थोड़े थम गए। इस काल में शिवाजी राजे ने अपने पूरे राज्य की ठीक ठाक व्यवस्था लगा दी। जैसे अभी मोहन जी ने कहा कि उनके पास सिर्फ 12 किले बच गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो भी कर व्यवस्था है, सारा की व्यवस्था है, टैक्स सिस्टम, ये सब ठीक कर ली, अपनी सभी व्यवस्थाएं लगा दी और स्वराज्य को मजबूत बनाया। तब तक उन्होंने मुगलों से कोई युद्ध नहीं किया जब तक उनका राज्य सुस्थिर हो गया हो। और इसकी चरम सीमा आई उनके राज्याभिषेक के रूप में, क्योंकि उन्होंने आगरा से बाहर निकलने का, मौत की मुंह से सुरक्षित बाहर आने का जो पराक्रम किया था, उसकी कथा पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी। और वह सुनकर वाराणसी से, काशी से गागा भट्ट रायगढ़ आए और रायगढ़ आकर उन्होंने महाराज का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। उसके लिए राज्याभिषेक का ग्रंथ नवीनतम लिख लिया, उसकी विधि पक्की कर ली और बहुत ही वैभव से, बहुत ही सौख्य से, दिमाग से राजा का राज्याभिषेक किया। 300 साल के बाद, मतलब देवगिरी का पतन होने के बाद पहली बार किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक हो रहा था। महाराष्ट्र सुखी हो गया। उदंड जाहले पाणी स्नान संध्या करावया। अपने हिंदू धर्म के जो भी संस्कार है, जो भी विधि है, जो भी पूजाएं हैं, अब हम खुशी से सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। ऐसा माहौल इस महाराष्ट्र में बन गया। इसके बाद राजे ने क्या किया? राजे तो अपने राज्य में आराम से रह सकते थे, खुशी से रह सकते थे, क्योंकि अब वो राजे बन गए थे, छत्रपति बन गए थे। लेकिन वो खुशी से अपनी राजधानी में नहीं रहे। वहां से वो दक्षिण दिग्विजय के लिए निकल पड़े। पहले तो वो रायगढ़ से गए तानाशाह, कुतुब शाह इसके पास, जो गोलकोंडा, मतलब आज का जो हैदराबाद है, वहां का सुल्तान था। वहां गए, उनसे उन्होंने मैत्री की। मैत्री तो पहले से ही थी, वो उस मैत्री को दृढ़ किया, क्योंकि वहां के जो वजीर थे वो भी हिंदू थे। वहां का वातावरण बहुत अच्छा था, इसलिए उनसे उन्होंने दोस्ती बनाई। और फिर वहां से वो श्री शैलम गए। हमें मालूम है कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक श्री शैलम, जो कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र में है, वहां वो गए। वहां उन्होंने भगवान की पूजा की। वहां तुंगभद्रा नदी है, तो उसपे गंगेश घाट बनाया और वहां से वो दक्षिण की तरफ बढ़ गए। उन्हें मालूम था कि आज न कल औरंगजेब महाराष्ट्र में आने वाला है, तो हमें लड़ने के लिए, जिसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ बोलते हैं, वो चाहिए, डेप्थ चाहिए, अपना स्वराज्य बड़ा चाहिए। तो इसलिए यह डेप्थ पाने के लिए वो जिंजी तक गए, जो आज के तमिलनाडु में है। जिंजी तक गए और वो जिंजी का किला, उस किलेदार के ऊपर अपने बल का प्रयोग करके, अपने चातुर्य का प्रयोग करके वह किला अपने कब्जे में लिया।
फिर वहां से वेलोर का किला है। वेलोर का किला तो उन्हें तुरंत कब्जे में नहीं आया, लेकिन फिर भी वहां अपनी सेना लड़ने के लिए रखकर वो आगे चले गए। उनकी वहां मुलाकात और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो गई। यह व्यक्ति कौन था? शहाजी राजे का ही पुत्र एकोजी राजे या वेंकोजी राजे, ऐसे उनके नाम थे। उनसे वह मिले और अपना जो राज्य है वो कैसे मजबूत करना है। एक भाई महाराष्ट्र में है, दूसरा भाई जो कि सौतेला भाई उनका था वह तमिलनाडु में तंजावर में है। हम दोनों मिलकर इस पूरे दक्षिण को कैसे सुखी कर सकते हैं, यहाँ के हिंदू समाज को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत की, सब तय किया। और फिर वो कर्नाटक से एक एक क्षेत्र जीतते हुए रायगढ़ वापस आए। अब उनका राज्य मतलब अपना राज्य, हिंदवी स्वराज्य, अब महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक, मतलब तंजावर, आगे जिंजी, यहां तक फैला हुआ था। और अब वह रायगढ़ पर वापस आए। लेकिन अब तो उनकी उम्र थोड़ी बढ़ गई। वो अब युवा नहीं रहे थे। किसी को हम युवा कब कह सकते हैं, किसको बूढ़ा कह सकते हैं? उनका शरीर थोड़ा थक गया था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वो हमेशा दौड़ते रहे थे। ऐशो आराम में वो नहीं, कभी नहीं रहे थे। फिर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं थे। वो जालना गए, जालना से लूट करके वापस आए। आने के समय वो थोड़े बीमार हो गए। कुछ दिनों तक उन्हें एक पट्टा नाम का किला है, उस किले पर विश्राम करना पड़े। इससे पता चलता है कि शिवाजी महाराज अब थोड़े थक गए थे, इसलिए उन्होंने इस किले पर विश्राम किया। उस किले का नाम हो गया विश्रामगढ़। और फिर वो वापस आ गए। अब उन्होंने अपना बेटा, जो कि राजाराम महाराज, उनके विवाह की तैयारी की। रायगढ़ पर उनके बेटे का विवाह हो गया। उस विवाह के समय भी उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो राजा थे तो काम तो वो करते नहीं होंगे, लेकिन ये जो सब कारोबार था, विवाह की धामधूम थी, उसमें वहां उनके शरीर के ऊपर तनाव आ गया और धीरे धीरे वह बीमार हो गए। क्योंकि बचपन से यह शरीर बहुत दौड़ रहा था। उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र के भाग्य में यह नहीं था कि उन्हें लंबी उम्र मिले। अगर उन्हें लंबी उम्र मिलती तो उनका जो सपना था तंजावर से लेके पेशावर तक अपना हिंदवी स्वराज्य फैलाने का, वह खुद पूरा करते। लेकिन महाराष्ट्र का सौभाग्य ऐसे नहीं था। जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान उन्हें जल्दी बुला लेता है। इसलिए उनकी जो बीमारी है वो बीमारी बढ़ती गई। और हनुमान जयंती के दिन जब दोपहर होने के लिए आई थी, तब उनके समझ में आया कि अब मुझे भगवान के पास वापस जाने का समय आ गया है। उन्होंने सबको बुलाया। यह राज्य आगे कैसे चलाना है, यह हिंदुओं का राज्य है, हिंदवी साम्राज्य है, यह आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में सबसे बात की। दुर्भाग्य से उनका बड़ा बेटा, राज्य का युवराज, उस समय उनके पास नहीं था। वह तो पन्हाड़ा में था, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन बाकी सबसे बात करके उन्होंने सबसे कहा कि अब आप बाहर रुकिए। और वो खुद भगवान के चिंतन में लग गए। जगदम्ब 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 ऐसे मन में और मुंह से भगवान का स्मरण करते हुए जब सूरज पूरे माथे पर था, तब यह अपना पवित्र देह यहीं छोड़कर शिवाजी महाराज भगवान के पास चले गए।
एक बहुत ही लंबा सफर जो कि शिवनेरी से शुरू हुआ था, आज यहाँ पूरा हो गया। लेकिन इस सफर ने महाराष्ट्र के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आज जब हम सोचते हैं कि अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता, तो दिल दहल जाता है, दिल में एक डर बैठ जाता है कि अगर वो नहीं होते तो आज हम महाराष्ट्र में किसी मंदिर में नहीं जा पाते, हमें किसी मस्जिद में जाना पड़ता, हम किसी भगवान की पूजा नहीं कर पाते, हमारे घर की स्त्रियां कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। यह सब महाराष्ट्र का भविष्य शिवाजी राजे ने बदल दिया। आज हम जो भी है, जैसे भी है, उसके लिए हम शिवाजी महाराज, हम पे, सब पे उपकार है। यह सब उपकार जानते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए, मैं आज यह शिवाजी महाराज की कथा यहाँ भी करता हूँ। शिवाजी महाराज के जीवन की बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में समय कम होने के कारण हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाए, जैसे कि सिंहगढ़ का किला है, तानाजी का पराक्रम है, सालेर मुल्लेर की लड़ाई है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, सिंधुदुर्ग का निर्माण है। ऐसी सब घटनाएं जिनके बारे में विस्तार में जानना बहुत ही जरूरी था, लेकिन यह पर्व सिर्फ 6 भागों का था, समय कम था, इसलिए इतने कम समय में हमने जितना हो सका शिवाजी महाराज के जीवन को जाना। लेकिन मैं आशा रखता हूं कि हम दोबारा मिलेंगे, हम इस जीवन के बारे में और विस्तार से जानेंगे। भारत में ऐसे बहुत पराक्रमी वीर हुए हैं, महाराणा प्रताप है, लाचित बड़फुकन है, राजा छत्रसाल है, हमारे वीर राघोजी भांगरे है, और 1857 की लड़ाई में जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, वहां से लेकर ऐसे कितने ही वीर है जिन्होंने अपने आत्म यज्ञ से इस भारत को सुखी करने का प्रयास किया। उनके सबके बारे में यह पर्व तो खत्म हो गया, लेकिन और कई पर्व आएंगे, उन पर्वों में हम इन सबके बारे में जानेंगे। हमें इस जीवन में क्या करना है, इसकी प्रेरणा हम उनकी जीवन से पाएंगे, यह कहते हुए, और इस शिवाजी महाराज कथा कथन के सभी कार्यकर्ता जो कि सिंगापुर में हैं, दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, और महाराष्ट्र में भी कई लोग यह कथा सुन रहे हैं, ऐसे सभी परिवार, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए मैं इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोला धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। विश्व धर्म की जय।